टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं अब ये राज्य व्यवस्था का यानी कि पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट, ये पॉलिटी का 10वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले 11वां प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है, जो बीपीएससी टीआरई 2 का प्रीवियस पेपर भी था। और कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि आप बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीपीएससी टीआरई 3 की बुक है और इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने इस बुक का आपको दिखाया भी था पहले, एक वीडियो ऐसा भी बना चुका हूँ कि जिस बुक से ये जो प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है वो बीपीएससी टीआरई 3 की किताब है। हाँ, रुक्मणी पब्लिकेशन की थी ये किताब, बीपीएससी टीआरई 2 वाली भी थी और उसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो बीपीएससी टीआरई 2 वाले जो प्रैक्टिस सेट में था। हालांकि 6 to 8 में वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नहीं था, वहाँ पे 80 जो प्रश्न रहते थे सामाजिक विज्ञान के लिए, उन सभी विषय को मिला के था। और यहाँ पे सभी विषयों के 40-40 प्रश्न जो है कि अलग अलग करके दिए गए हैं और अलग अलग प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। इसलिए मैंने कहा था कई वीडियो में कि आप बीपीएससी टीआरई 2 वाला ही हमारे प्लेलिस्ट में जा करके और आप उस वीडियो को देखेंगे तो जल्द से कवर होगा, क्योंकि उसमें हमने सारा ये पेपर अपलोड किया हुआ है, ये वीडियो सभी जो वहाँ पे प्रश्न हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे 9-10 का भी है, तो आप वहाँ से भी जा करके देख लें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका आज का पहला प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए अप्रैल 2007 में नियुक्त आयोग का प्रमुख कौन था। ये पहला प्रश्न है और देख लीजिए इसका ऑप्शन भी आप। इसका सही जवाब है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए अप्रैल 2007 में एमएन पुंछी आयोग बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसके लिए। और इसके संबंध में आप जान लीजिए कि पुंछी आयोग ने अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में संशोधन की सिफारिश की थी। इस तरीके से ऑप्शन ए सही है इसके लिए। और इसके बाद से इसके नेक्स्ट प्रश्न है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसकी अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। इस तरीके से राजेंद्र प्रसाद इसके लिए सही जवाब है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसके लिए। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है। कैबिनेट मंत्री कौन नहीं है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। रक्षा मंत्रालय में देखिएगा यहाँ से कि ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देखिए रक्षा मंत्रालय में राज्य कैबिनेट मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री नहीं है, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री सम्मिलित होते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। तो देखिए मंत्रियों की जो 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उसके बाद से स्वतंत्र प्रभार जो प्रधानमंत्री से विचार विमर्श कर नीतिगत फैसला लेते हैं। इस तरीके से ये 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसके लिए कि रक्षा मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से होना चाहिए, किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं। सोवियत संघ से, ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर आप देख सकते हैं। तो सही जवाब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ये जो है कि इसका सही जवाब है कि मौलिक अधिकार को दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार संविधान से, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसके लिए। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। ऑप्शन भी आपके सामने है, देख सकते हैं। और भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। यह प्रावधान भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ये बात पहले से ही तय हो गई थी कि भारत जो है कि 2 भागों में, यानी कि भारत और पाकिस्तान में बंट जाएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर। और ये 1947 में यह प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि यहाँ से इसका पहला ऑप्शन सही जब इसके लिए है कि भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ये प्रावधान था उस अधिनियम में। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीट हैं। किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीट हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेघालय जो राज्य हैं वहाँ की लोकसभा में 1 से अधिक सीट है, यानी कि मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। ऐसा आप जानते हैं कि 1 लोकसभा सीट वाले भी कुछ राज्य हैं, जैसे कि मिजोरम है
उसके बाद से यहाँ पे मिजोरम के बाद हैं नागालैंड और सिक्किम। यहाँ पे लोकसभा की सिर्फ 1 सीटें हैं। दमन और दीव और दादर नागर हवेली में लोकसभा की दो सीटें हैं। और यहाँ पे 2 सीट हैं लोकसभा की, और भी 2 सीट वाले भी कुछ राज्य हैं जहाँ पे लोकसभा की 2 सीटें हैं। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हैं, गोवा है और मेघालय हैं, मणिपुर और त्रिपुरा भी हैं। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया है USSR से, यानी कि संयुक्त सोवियत संघ रूस से लिया गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 से। पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और ये रूस के संविधान से लिया गया है, यानी कि सोवियत संघ रूस USSR। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है। और ये केशवानंद भारती जो केस है ये 1973 का जो ये संबंध है, तो ये कई बार ये पॉलिटी में पूछे ही जाते हैं। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कि प्रस्तावना को, यानी कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में ये जो केस हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय पीठ ने यह निर्णय लिया था कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, अतः विधायिका इसमें संशोधन कर सकती हैं, परंतु मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती वाद में संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया गया था। और आप जानते हैं कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एकात्मक राज्यों में, बताना है कि एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती हैं। अब ये बताना है कि इसमें यहाँ पे कुछ खाली जगह है, वहाँ पे कौन सा इसमें से विकल्प सही होगा इसके लिए। तो एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य करती हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? सबसे पहले जो कम्युनिस्ट सरकार बनी थी तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि केरल सही जवाब है। केरल में सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार बनी थी और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में ही बनाया गया था। 1957 के द्वितीय आम चुनाव में केरल राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी के EMS नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने थे वहाँ के। और नंबूदरीपाद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भूमि सुधार से संबंधित था। और 1977 में केंद्र में जो सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, आप ये भी जानते हैं, और मोरारजी देसाई उस समय प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। तो सही जवाब इसके लिए है कि केरल में बनी थी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है, यानी कि संविधान का भाग 6 है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित होता है। तो इसमें देखिए संविधान का जो भाग 6 है, यानी कि उसमें अनुच्छेद 168 से लेकर के और अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित हैं। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका मंडल हैं, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभाएं आती हैं। जहाँ विधान परिषद है वो उसमें शामिल होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 168 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा, जबकि 169 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानसभा अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो विधान परिषद का निर्माण करने या उसको विधान परिषद का निर्माण या उत्पादन संसद विधानसभा के प्रस्ताव पर करता है। और आप ये भी जानते हैं कि वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। ऐसे सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। जो MLC के चुनाव होते हैं वो सभी राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में है, जिसमें आंध्र प्रदेश हैं, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हैं। तो इस तरीके से सही जवाब इसके लिए ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किए गए हैं? तो इसके लिए सही जवाब है कि केंद्रीय मंत्री की शपथ से संबंधित जो भी प्रावधान है वो 3री अनुसूची में किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति से है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सही जवाब इसके लिए ऑप्शन सी है, या ऑप्शन बी है, 3री अनुसूची में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है 123वां प्रश्न यहाँ से होगा कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था?
देख सकते हैं 1947 को भारत की संविधान सभा में जो संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व किया गया था, तो सबसे ज़्यादा कहाँ का प्रतिनिधित्व था, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के सबसे ज़्यादा थे, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि संयुक्त प्रांत के जो प्रतिनिधित्व था वो सबसे ज़्यादा था, यानी कि कुल 55 जो है कि सदस्य उसके थे। यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है, 55 कुल सदस्य थे उसके। और 3 जून योजना के द्वारा भारत विभाजन के अंतर्गत संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 299 रह गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत से 229 तथा देशी रियासतों में 70 प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ और केंद्र सरकार के खातों से के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का जो प्रयोग है ये किया जाता है, यानी कि भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 153 तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख करता है। इस तरीके से ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा। अनुच्छेद 78 में जो है कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करने का काम करता है, और इसका सही जवाब है कि आप देख सकते हैं कि इसके लिए प्रधानमंत्री सही जवाब होगा, यानी कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। राष्ट्रपति को सूचना 3 प्रकार से प्राप्त होता है। राष्ट्रपति से जो कुछ पूछना चाहता हो या जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री समय समय पर अपने कार्यों से राष्ट्रपति को अवगत करते रहते हैं, और यदि किसी विषय पर एक मंत्री निर्णय ले लिया है, उस विषय पर राष्ट्रपति यदि उस विषय को मंत्रिमंडल के पास रखने के लिए कहें तो अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल को उसमें रखना होगा। इस तरीके से आप अगला प्रश्न देखिए कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव ये कब आयोजित किए गए थे। लोकसभा यानी कि पहला जो आम चुनाव हुआ था भारत में 1951-52 में हुआ था, और प्रथम आम चुनाव 68 चरणों में आयोजित किया गया था, यानी कि कुल 68 चरणों में हुआ था। प्रथम आम चुनाव में आधारभूत संरचना का भारी अभाव होने के कारण काफ़ी लंबा जो है कि चुनाव प्रक्रिया चला था, और 13 मई 1952 को संसद की प्रथम अधिवेशन भी आयोजित किया गया था। लोकसभा का चुनाव अप्रैल 1952 में संपन्न हुआ था, और मई 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था। तो सही जवाब है कि 1951-52 में पहला जो है कि लोकसभा का आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के पहले स्पीकर कौन थे। भारतीय संसद यहाँ पे लिखा गया है। भारतीय संसद के सबसे पहले स्पीकर कौन थे, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे। और आप जानते हैं कि भारतीय संसद के पहले जो स्पीकर थे यानी कि जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सही जवाब इसका है। और ये 1952 से लेकर के 1956 तक स्पीकर रहे थे, यानी कि कुल 4 वर्षों तक रहे थे। और स्पीकर रहते हुए ही उनके यानी कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। इसे क्या कहा जाता है, आप देख सकते हैं। और इसे कहा जाता है यानी कि तो इसे न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है। यानी कि यदि न्यायपालिका का ये संसद के द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन करते हैं, तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति होती है, और इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सही जवाब है कि न्यायिक समीक्षा कहते हैं, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों को वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है। 134वां प्रश्न है, और सही जवाब है कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुखों को वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है। परमाणु ऊर्जा विभाग, इसका प्रबंधन किसके अधीन रखा गया है, और इसका सही जवाब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है ये, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा ये सही ऑप्शन है, इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि 14 में जो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगी, यानी कि एक समान कानून होगा, और किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। ये सब जो बातें हैं, यानी कि तो ये कानून के समक्ष समानता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और उस समय तक संविधान की कुल 11 बैठकें हुई थीं, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और इस पर 114 दिनों तक विचार हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी और आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। इसके बाद के प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि इसके बाद प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। यानी कि राज्य मंत्रिपरिषद जो होती हैं वो सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना भी पड़ता है। यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये बताना है कि ये 73वें संविधान संशोधन के बाद केंद्रीकरण किया गया, तो इसमें बताना है कि किसका, यानी विकेंद्रीकरण किया गया था। तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का या फिर प्रशासनिक शक्तियों का। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है या उससे संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें विकेंद्रीकरण किया गया था। तो देखिए, निर्णय लेने की शक्तियों का भी किया गया था, पूर्ण व्यवस्था का भी था और प्रशासनिक शक्तियों का था। आप जानते हैं कि 73वां जो संविधान संशोधन है वो अधिनियम है 1992 का है और इसके पारित हो जाने के बाद से संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नया युग का सूत्रपात हुआ था और इस संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 को, यानी कि भारतीय संविधान का भाग जो 9 है उसको पुनः स्थापित करके और 16 नए अनुच्छेद को उसमें और 16 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए थे और उसी के अंतर्गत जो है कि 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि इसमें 3 ऑप्शन इसके सही दिख रहे हैं। यानी कि इसमें से पहला है, दूसरा है और एक ये चौथा, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल कौन कौन होते हैं ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन देखिए और सोचिए ज़रा। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य होगा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं उसमें है कि अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य भी होते हैं और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी होते हैं। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है और राज्यसभा जो है के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है अनुपातिक के प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और इसका उल्लेख भी 1951 में इसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा 1951 में इसका विस्तार किया गया है। राज्यसभा में आप जानते हैं कि अधिकतम ये कितने सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है और ऐसे राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के विषय में है कि उसमें 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति होते हैं वो मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को जो खेल, साहित्य या अन्य जो है कि विशेष में पारंगत हासिल किए होते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए न्यूनतम आयु भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 30 साल की आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है कि इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन जो हैं, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही हैं, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से किसका ये संबंध है ये बताना है। तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, यानी कि अपीलीय अधिकार भी हैं, वो भी संबंधित हैं। अपीलीय अधिकार जो क्षेत्र हैं और मूल अधिकार क्षेत्र और जो कॉलेजियम प्रणाली है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसके लिए इसमें 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं, यानी कि एक से अधिक इसका भी जवाब होगा। और कॉलेजियम व्यवस्था मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाया जाता है और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह उच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय है मूल अधिकारों का संरक्षक तथा संविधान का अंतिम माने कि उसको व्याख्या करने वाला है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित जो भी विधि या जो कानून है वो भारत के सभी न्यायालयों पर जो है कि वो लागू होती हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो उपभोक्ता विवाद जो बनाए गए हैं, यानी कि जो कंज्यूमर कोर्ट हैं हर जिला लेवल पर बनाए गए हैं, तो उसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है कि देखिए, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में जो है कि जो सही कथन के यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप आइए देखते हैं इसके सभी कथनों पर पहले विचार करें। देखिए, पहला इसमें है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है, यह भी सही है। जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला होंगी और जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। और इस तरीके से इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो सभी कथन इसका सही है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन इसमें गलत कथन नहीं है, यानी कि इससे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो ऐसा इसमें एक भी नहीं है जो कथन जो है कि सही नहीं हो। इस तरीके से इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब होगा, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसका सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत कथन कोई नहीं है, सभी कथन तीनों कथन सही हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि भारतीय संविधान में कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। भारतीय संविधान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, तो आप जानते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है, यानी कि सॉरी इसमें आप यहाँ से देखिए इसका सही जवाब है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ये प्रावधान इसमें किया गया है। भारत का जो 86 जो यानी कि 86वां जो संविधान संशोधन है जो 2002 में हुआ था, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद जो है उसका 21A है। तो इस तरीके से और आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना था, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन बना था 2009 में, वो भी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान उसमें करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है, इसमें देख सकते हैं कि जो विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से विधानसभा का सदस्य का भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि विधानसभा के सदस्यों का। तो इसका ऑप्शन बी सही है। आप देखिए इसमें आप पहले समझिए कि ये प्रत्यक्ष चुनाव क्या है। तो देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव वह चुनाव होता है जहां नागरिक सीधे उम्मीदवारों को गुप्त मतदान यानी कि अपने वोट के द्वारा अपना जो है कि प्रतिनिधि चुनते हैं, और ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और यह चुनाव अधिक लोकतांत्रिक एक जो है कि ज़्यादा लोकतांत्रिक होता है, जबकि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, यानी कि एकल मत संक्रमणीय ये प्रणाली के द्वारा जो है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा जो किया जाता है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और यानी कि वो सभी जो है कि अप्रत्यक्ष चुनाव का ये उदाहरण है, जबकि विधानसभा का जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यों के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही जवाब है कि भारत में संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 367 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है, और जो है कि इसमें कहा गया है कि जो भारत का जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था। अगला प्रश्न है, और पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया था किसने, तो जयप्रकाश नारायण ने इसका विरोध किया था। और संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन के संबंध में 2 खेमे हो गए हैं। एक होता है कि स्थानीय स्वशासन के पक्षधर हैं और एक स्थानीय स्वशासन के विरोधी हैं। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के मुख्य प्रतिपादक थे और मुख्य समर्थक में राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, यानी कि जबकि ये पंचायतों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का जयप्रकाश नारायण ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट यहाँ से इसका सही ऑप्शन सी में है। और इसके बाद इसके प्रश्न देख सकते हैं आप कि इसमें है कि राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है, देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा जल्दी से आप देख सकते हैं। यहाँ
ऑप्शन देखिए, और सही जवाब है ऑप्शन सी इसका है कि भारतीय संसद जो है कि राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति उसके पास है। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर उनके नाम में परिवर्तन संसद विधि के द्वारा ही कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः ये बताना है कि प्रशासन के लिए स्थापित की जाती हैं किस प्रकार के, और इसका सही जवाब है कि ये बड़े कस्बों में प्रशासन के लिए स्थापित की जाती हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे? सबसे पहले पंचायती राज जो व्यवस्था लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। और इसके बाद के प्रश्न है कि पंचायती राज ये बताना है कि लोगों के वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। पंचायती राज से संबंधित ये दोनों ही प्रश्न हैं, और इसका सही जवाब है कि ये किसके लिए जो है कि बना था पंचायती राज जो है कि, तो ये हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए वास्तविक स्वराज देने के लिए पंचायती राज का स्थापना किया गया था, और इसका सही जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कि यह रजनी कोठारी ने कहा था, और वह प्रणाली जिसमें कई दलों और पार्टियों की प्रधानता पाई जाती है, ये और सभी दल सरकार बनाने के लिए उसमें जो है कि आपस में एक तरीके से कहे कि प्रतियोगी रहते हैं, तो उसमें वहाँ कई दलों को मिलाकर साझा सरकार बनती है, और इसे ही बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। और आप जानते हैं कि जो कांग्रेस प्रणाली है वो काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि 1952 से लेकर के जब देश में पहला चुनाव हुआ था और 1977 तक जो है कि लगातार 25 सालों तक कांग्रेस प्रणाली का भारतीय शासन व्यवस्था में दबदबा रहा, और 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और इस तरीके से कांग्रेस जो है कि हार गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान, ये बताना है कि भारत का संविधान, अब ये दिखाना है कि इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान उधार का एक बोरा है, और संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन होता है। तो इस तरीके से ये किसी का कथन है कि भारतीय संविधान जो है उधार का एक बोरा है, और इसमें सही जवाब ऑप्शन ए होगा, इसका देख सकते हैं कि। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 148वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। तो अभी इसके पहले भी बताया गया कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और वे सदस्य होते हैं यानी कि वे विशेष क्षेत्र में जैसे खेल, साहित्य या अन्य क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त होते हैं, या उनका सर्वोच्च उसमें प्रदर्शन होता है। तो इस आधार पे उसको उनका मनोनयन किया जाता है। और इसका आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। तो आप जानते हैं कि देखिए भारत के संविधान में जो भाग 4 हैं, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं, जबकि अनुच्छेद जो 12 से 35 है, यानी कि 12 से 35 ये भाग 3 है, ये मूल अधिकार से हैं, जबकि भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 है, ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। तो ये पॉलिटी का 10वां प्रैक्टिस सेट था, और इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट है तो वो भी जल्द अपलोड किए जाएंगे। और आप ये ना समझें कि ये बीपीएससी टीआरई 2 की बुक है, बीपीएससी टीआरई 3 का है, सब्जेक्ट वाइज इसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, और उसी का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाया जा रहा है।